अल्लाह के नाम की जमीन पर बने मॉल, वक्फ की दौलत किसके कब्जे में, धर्म के नाम पर घोटाला, वक्फ का काला सर, गरीब अब भी बेसहारा क्यों, वक्फ मदद का जरिया या भ्रष्टाचार का बाजार, वक्फ का असली चेहरा। क्या आप जानते हैं देश के दिलों में बसे लाखों एकड़ जमीन किसी के नाम पर नहीं बल्कि अल्लाह के नाम पर दान की गई थी। वो जमीनें जिन्हें कभी गरीबों की मदद, मजहबी सेवाओं और इंसानियत के लिए वक्फ किया गया, आज उन पर मॉल, होटल और आलीशान इमारतें और सरकारी दफ्तर खड़े। आखिर क्यों वक्फ की जमीनें जो कभी गरीबों की पनाह हुआ करती अब घोटालों और कब्जों और दलालों का अड्डा बन चुकी है। कैसे एक धार्मिक व्यवस्था जो सेवा और सदके की मिसाल थी आज भ्रष्टाचार, राजनीतिक और लापरवाही की सबसे बड़ी कहानी बन गई। मुतल्लवी से लेकर मंत्री तक, वक्फ बोर्ड से लेकर बिल्डरों तक, इस व्यवस्था में हर कोई शामिल नजर आता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे वक्फ के उस बंद दरवाजे के पीछे छुपी दौलत की लूट और सत्ता की चाल और ईमान की हार। ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे राज से पर्दा उठाने के लिए जिसे जानना हर हिंदुस्तानी का हक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वक्फ? एक धार्मिक पहल। वक्फ एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है रोक देना, स्टेबल कर या त्याग कर देना। इस्लामिक शरीयत में वक्फ एक ऐसा धार्मिक कदम है जिसे कोई इंसान अपनी जमीन, जायदाद या इनकम का एक हिस्सा अल्लाह के नाम दान कर देता है। वही इसका मकसद सिर्फ गरीबों की मदद करना, मस्जिदों को देखना, कब्रिस्तान, मदरसे और धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना होता है। इसके अलावा लोगों की सेवा के लिए वक्फ का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि वक्फ का सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है, इसलिए इसे सदकाए जरिया भी कहा जाता है। वही वक्फ एक बार कर दी गई संपत्ति तो ना तो बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही उसको ऑनरशिप में बांटा जा सकता। ये प्रॉपर्टी दान करने के बाद फिर अल्लाह की अमानत बन जाती है जिसका रख रखाव मुतल्लवी नाम का एक इंसान करते हैं। क्या है वक्फ की हिस्ट्री? आइए जानते हैं। वक्फ की परंपरा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के समय से मानी जाती, जब उन्होंने अपने एक बाग को लोगों की सेवा के लिए दान किया था। उसके बाद ये चलन शुरू हुआ कि वहीं उम्मद और अब्बासी खलीफाओं के शासन के समय वक्फ ऑर्गेनाइजेशन ने तेजी से डेवलप किया और हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, सड़कें और पानी की व्यवस्था, ये सब इसी समय तेजी से बढ़ा। लेकिन हमारे देश भारत में वक्फ की शुरुआत 13वीं सेंचुरी में, जब दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम रूलर ने अपने धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए जमीन को वक्फ किया, जैसे कि कुतुब मीनार के आसपास की जमीन वक्फ की मानी जाती है। इसके अलावा मीर गालिब की हवेली भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। साथ ही अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन और फतेहपुर सिकरी जैसी जगह भी वक्फ की हिस्टोरिकल मिसालें हैं। मुगलों के समय वक्फ का दायरा और बढ़ा और खास तौर से औरंगजेब के शासन के समय में, जब इस्लामी कानूनों को ज्यादा सख्ती से लागू किया गया। क्या है ये ब्रिटिश राज और कानूनी वक्फ की पहचान? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल करने लगी तब वक्फ जैसी व्यवस्थाओं को लेकर असमंजस का सिचुएशन बन गई। जी हाँ, तब वक्फ प्रॉपर्टीज का कोई सेंट्रल रिकॉर्ड नहीं। साथ ही मुतल्लिबी भी मनमानी करते थे, जिसके चलते वक्फ प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल बढ़ने लगा। जिसके बाद इसके सॉल्यूशन के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहला कानून बनाया, द मुसलमान वक्फ एक्ट वैलिडेटिंग 1930। इस लॉ ने धार्मिक और सेवा के कामों को मोटिव के लिए वक्फ को सही बताया और ये परमिशन भी दी गई कि वक्फ सिर्फ पारिवारिक नहीं, सार्वजनिक भी हो सकता है। इसके बाद 1923 और 1930 में एक और कानून बने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी कमजोर रहा। हालांकि ब्रिटिश सरकार वक्फ की मैन्युफैक्चरिंग को रिलीजियस मानती, इसमें इंटरफेयर कम से कम करना चाहती, लेकिन ये पॉलिसी वक्फ की दुर्दशा को रोक ना सकी। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया जो कि सेकुलरिटी और इक्वालिटी के नींव पर खड़ा था। लेकिन वक्फ एक ऐसी व्यवस्था थी जो धार्मिक आधार पर काम करती थी और उसके पास देश की लाखों एकड़ जमीनें थी। अब जरूरत थी एक लीगल फ्रेमवर्क जो इन प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना सके। ईयर 1954 में इसका पहला कानून बना। वही इस एक्ट के तहत हर एक स्टेट में वक्फ बोर्ड की एस्टेब्लिश करना मैंडेटरी हो गया। साथ ही वक्फ प्रॉपर्टीज का पंजीकरण जरूरी बनाया गया। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और निगरानी का मॉडल बनाया गया। लेकिन इस एक्ट में कई खामियां थी, जैसे इन बोर्डों में करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया। साथ ही मुतल्लिबियों की मनमानी की खबरें भी आने लगी। इन संपत्तियों को बेचने की इलीगल एक्टिविटीज भी सामने आने लगी।
इन्हीं खामियों को सुधारने के लिए 1995 में लाया गया द वक्फ एक्ट 1995, जिसके मेन प्रोविजन थे सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एस्टेब्लिश करना। जी हाँ, ये वही है सभी स्टेट्स के बोर्डों को निगरानी करता है। साथ ही वक्फ संपत्ति पर कब्जा हटाने के लिए अधिक कानूनी शक्ति लगाई गई। इसके अलावा संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन करने की योजना बनाई गई और मुतल्लिबों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई और प्रोविजन भी लाया गया। ये कानून आज भी काफी इफेक्टिव है। हालांकि समय समय पर इनमें सुधार होते रहे हैं। आइए जानते हैं वक्फ संपत्तियों का आकार और प्रभाव। भारत में वक्फ संपत्तियों का सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं, फाइनेंशियल और सोसाइटल पावर का मुद्दा बन चुका है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अकॉर्डिंग भारत में कुल वक्फ संपत्तियां 5,70,000 से भी ज्यादा है। टोटल एरिया 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा है। सचर कमेटी के अकॉर्डिंग 1.2 से 1.7 लाख करोड़ रुपए इन संपत्तियों में शामिल है, जिनमें मस्जिद, दरगाहें, कब्रिस्तान, मदरसे, बिजनेस हाउस, दुकान, खेत, बाग, जमीनें, कुछ पैलेसेज, होटल्स, बैंक, मॉल तक वक्फ की जमीन पर बने हैं। तो जब कोई जमीन वक्फ की होती है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को, जिसे कहते हैं मुतल्लबी, और इन सब की निगरानी करता है एक ऑर्गेनाइजेशन वक्फ बोर्ड। ये बोर्ड हर स्टेट में होता है। वही इसमें शामिल होते हैं रिलीजियन स्कॉलर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑफिसर्स। वही दुनिया के लोगों की जिम्मेदारी, वही इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, देखरेख और बचाव करना। अब बात करते हैं मुतल्लिबी क्या करते। तो ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि वक्फ की संपत्ति को रेगुलेट करते हैं और साथ ही इनकम और खर्च का लेखा जोखा देखते हैं। इसके अलावा रिलीजियस एक्टिविटीज को भी देखरेख करते हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड की रिपोर्टिंग भी करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन मुतल्लिबी का पद अक्सर पीढ़ीगत हो गया है, जिनमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, करप्शन एंड नेपोटिज्म बढ़ा है। हालांकि कई बार वक्फ बोर्ड खुद भी राजनीतिक दबाव में काम करने लगते हैं। भ्रष्टाचार, कब्जे और कानूनी विवाद। आज वक्फ प्रॉपर्टीज केवल धार्मिक या लोगों का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि ये बन गई है पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और लीगल स्ट्रगल का मैदान। जी हाँ, हजारों वक्फ संपत्तियों पर माफियाओं और पर्सनल लोगों और कभी कभी एजेंसियों ने भी कब्जा कर रखा। इसलिए कोर्ट में हजारों केस लिस्टेड हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि वक्फ की जमीनें कौड़ियों की भाव लीज पर दी गई। हाँ, मुतल्लिबियों ने रूल्स की अनदेखी की और कमीशन और दलाली की। वहीं कई वक्फ बोर्ड घोटाले केस में भी फंसे हैं। इसलिए कई बार सीबीआई की जांच और अदालतों की फटकार भी लगी है। केस स्टडी कर्नाटका वक्फ स्कैम 2011। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड की 27,000 एकड़ जमीन इलीगल तरीके से बेच दी गई। वहीं ये घोटाला 2 लाख रुपए से कहीं ज्यादा थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के काम करने पर कई बार सवाल उठाए। साथ ही कई मामलों में संपत्तियों को लेकर डिसीजन दिया गया कि केवल वक्फ घोषित कर देने से काफी नहीं, लीगल प्रोसेस भी होना चाहिए। इसके अलावा कई सांसदों ने मांग की वक्फ संपत्तियों की ट्रांसपेरेंसी मैनेज किया जाए, साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड्स भी बनाए जाए और आम लोगों तक वक्फ की जानकारी भी पहुंचे। विवाद और वक्फ की चुनौती। क्या है ये विवाद और वक्फ की चुनौती? 21st सेंचुरी में वक्फ केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं रहा। जी हाँ, ये अब राजनीतिक चर्चा, कानूनी विवाद और आम जनता के गुस्से का विषय बन चुका है। 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए कमीशन बनाया, जिसके बाद जांच में की गई संपत्तियां बिना डॉक्यूमेंट्स के वक्फ घोषित पाई गई। साथ ही हजारों बीघा सरकारी जमीन को वक्फ घोषित करने की प्रोसेस पर सवाल उठे। इसके अलावा मुंबई और पुणे में करोड़ों की वक्फ जमीन पर बिजनेस हाउस, शॉपिंग मॉल्स बनाया गया और वहीं कुछ मामलों में पता चला कि वक्फ जमीनें निजी बिल्डरों को भी बेच दी गई। और कोलकाता में तो पूछिए ही मत, यहाँ पर कई वक्फ संपत्तियां पॉलिटिकल लीडर्स के कब्जे में। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल इलेक्शन के फायदे के लिए किया गया था, जिसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई कि वो सरकार के बराबर अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। जी हाँ, कोर्ट ने कहा हर सार्वजनिक जमीन को वक्फ घोषित करना स्वीकार्य नहीं। राजनीतिक और वक्फ वोट बैंक या सेवा, क्या ये राजनीतिक है वक्फ बोर्ड या वोट बैंक और सेवा का माहौल बनाया जा रहा है? वक्फ का मुद्दा अक्सर राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक की राजनीतिक से जुड़ जाता। कई बार वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पॉलिटिकल होते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी को डिस्टर्ब करते हैं। वैसे तो वक्फ संपत्तियों को बेहतर इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई। एजुकेशन, हेल्थ और लोगों की भलाई के लिए वक्फ को एक सामाजिक इंजन बनाने की बात की गई। लेकिन हुआ क्या? ज्यादातर वक्फ संपत्तियां आर्थिक तौर से इनएक्टिव है। वक्फ का धन धर्म के नाम पर खर्च होता है, लेकिन आम मुसलमानों को इसका लाभ बहुत कम ही मिल पाता है। वक्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेवा और समर्पण पर आधारित था, लेकिन आज एक विवादित संस्था बन चुका है। अगर मुझसे पूछा जाए सुधार जरूरी है क्या, तो जी हाँ,
तुरंत जरूरी है इसमें सुधार। साथ ही कुछ वक्फ संपत्तियों का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा वक्फ को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री किया जाना चाहिए। आखिर में सवाल ये नहीं कि वक्फ किस धर्म का है, बल्कि ये क्या वक्फ वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया था, या फिर बन गया और एक बंद कमरों का खेल है जहां धर्म के नाम पर दौलत का बंटवारा हो रहा है और बिना किसी जवाब, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी का और बिना इंसाफ के। इसके अलावा वक्फ को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री किया जाना चाहिए। आखिर में सवाल ये नहीं कि वक्फ किस धर्म का है, बल्कि ये कि क्या वक्फ वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया था, या फिर ये बन गया है एक बंद कमरों का खेल जहां धर्म के नाम पर दौलत का बंटवारा हो रहा है बिना किसी जवाब के, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के और बिना इंसाफ चेहरा। तो दोस्तों, वक्फ की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, आज का आईना है, जो दिखाता है कि कैसे धर्म, सत्ता और लालच जब एक मंच पर आते हैं तो ईमान हार जाता है। क्या वक्फ का मकसद अब भी जिंदा है या वो भी कागजों में दफन हो चुका है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सवाल उठे और जवाब कमेंट में बताइए। क्या वक्फ व्यवस्था में सुधार मुमकिन है? और ऐसे ही और खुलासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।